नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि दोस्तों हमारा सीरीज शुरू है जिसमें हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके सामने हम ला रहे हैं। जो ये सॉल्व पेपर है ये 2011 का है और इससे पहले मैंने वीडियो में बाल विकास का जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है किसका, कौन से सन का, 2011 का। ठीक है साथियों, तो आज का जो वीडियो है वो है हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है साथियों, आज का जो वीडियो होगा वो हिंदी सब्जेक्ट का होगा और ये पेपर 1 यानी कि पहली से 5वीं के लिए है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आगे आने वाली सीरीज़ में जो है एक एक करके पेपर 2 का भी लाएंगे और साथ में सभी सब्जेक्ट का हम एक एक करके लाते जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हम। ये आप देख सकते हो, ये सामान्य हिंदी का है। ठीक है साथियों, पेपर फर्स्ट सामान्य हिंदी और ये कक्षा पहली से 5वीं के लिए है। तो आज का हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बाल विकास उसी के आगे का है। ठीक है साथियों, तो 31 नंबर से ये प्रश्न शुरू होता है। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ का आज का, यानी कि 31वां बोल सकते हैं जिसको, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ठीक है साथियों, इसके लिए जो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा कि इस टाइप के कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कौन से ग्रामर से और पेडागॉजी से कितने प्रश्न आते हैं, आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। ठीक है साथियों, उसके हिसाब से आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, या चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये जो है क्या है, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, जिसको अकर्मक क्रिया बोल सकते हैं। अगला है 32वां नंबर, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है। तो जनतंत्र, ठीक है साथियों, जनता का तंत्र, तो कहाँ कौन से में होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या करण तत्पुरुष, इनमें से किस में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ पे जो है जनता का तंत्र, अगर इसके संबंध के इसमें संबंध बताया जा रहा है तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो इसको क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ सामने लग जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 34वां नंबर, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, खाली इसके बाद जो है खाली स्थान है, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। ठीक है साथियों, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, इसके बाद आप उसको समझना, उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरना। तो पहला ऑप्शन है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जो दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रही थी। मतलब यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि यह मोबाइल जो है तुमने कौन से जो है पैसा दे के ख़रीदा है, यानी कि उसमें जो है उनको दान ही मिला है, यानी कि कोई इसको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी कि जो दान में मिला है उसके जो है दांत नहीं गिने जाते, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और इस वाक्य को पढ़ने पर भी यही पता चलता है कि उसने जो है मोबाइल ख़रीदा नहीं है, किसी से मिला है उसको। अगला है, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वर्णिक, वर्णिक, वर्णिक या वार्णिक। तो वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या होगा, वार्णिक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ये जो भी आंसर लिया जा रहा है ये व्यापम के थ्रू ही लिया गया था, वही आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। हमेशा आनंद का अनुभव करना, इस अर्थ को व्यक्त करने के सटीक लोकोक्ति। तो सदा दिवाली, संत की 12 मास बसंत, न सावन सूखा न भादोहरा, जहाँ चाह वहाँ रहा, आप भला तो जग भला। तो इसमें हमेशा आनंद का अनुभव करना, तो इसका अर्थ का सटीक लोकोक्ति क्या होगा? तो 36वां है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदा दिवाली, संत की 12 मास बसंत, यानी कि हमेशा आनंद का अनुभव करना। अगला है, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणी, हरिणी, या हिरणी, यदि हरिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिणी। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, ये विशेषण है। तो जो रेखांकित शब्द है, यानी कि यहाँ पे सुंदर रेखांकित शब्द है, तो सुंदर क्या है? तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है। यानी कि वो जो है किसी चीज़ की विशेषता से, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। 38वां नंबर का राइट आंसर विशेषण हो जाएगा। अगला है, पाश्चात्य का विपरीतार्थी यानी कि उल्टा शब्द है। पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य या पूर्वात्य। पाश्चात्य का जो है उल्टा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पौर्वात्य। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पौर्वात्य। अगला है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ए अतुल, बी अनिल, सी अपूर्व, डी अनोखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल। अनिल जो है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, स्वर्ण शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। जो स्वर्ण शब्द है वो कैसा शब्द है? तत्सम है। कैसा शब्द है? तत्सम। दोस्तों इसके लिए आपको जो है अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आपका तैयारी अच्छे से है तो आपका जो है अच्छे से बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है साथियों, लाइक ज़रूर करते रहिएगा। अगला है, शब्द की सही वर्तनी है। सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक या सौंदर्यवर्धक। तो इसमें से हमको पहचानना है कि कौन सा सही है। ठीक है साथियों, तो इसमें देख सकते हैं ये पहला वाला ही सही है, सौंदर्यवर्धक, ये सही है। अगला है, पशुता शब्द उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का। तो पशुता किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है साथियों, पशुता जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, या इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो इनमें से हमको पहचानना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो पहला ही जो है क्या है, वो शुद्ध वाक्य है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं? योग रूढ़, ऋण, सरल या यौगिक। इनमें से क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो क्या कहलाते हैं? वो यौगिक शब्द। अगला है, विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में है। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि।
तो इसमें कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि। अब अगला है जो है यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है साथियों, एक बार मैं आपको ये गद्यांश दिखा देता हूँ, एक बार गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। आप बार बार जो है इसको रिपीट करके आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं बार बार तो नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है साथियों, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं एक बार पढ़ के अच्छे से आपको बता देता हूँ। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार व धरोहर संचारित होती है। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृति की तरह ही भाषा इंसान के पैदा होने से पहले ही उपस्थित रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है, रूस में पैदा होने वाला बच्चा रूसी के। इसी तरह भाषाएं अलग अलग समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृति को संचालित करने में परेशानी होगी। संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देंगे। तो ये था जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इसका प्रश्न और इसका हम आंसर देंगे। तो देख लेते हैं। अनुभवातीत का मतलब है अतीत का अनुभव, अनुभव का अतीत या अनुभव के परे, अनुभवहीनता। तो अनुभवातीत का मतलब है यहाँ पे अनुभव के परे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा है। भाषा हमारे अनुभव बांटने के काम आती है। भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला कथन जो है सही नहीं है, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने लायक है। कौन सा कथन सही है? तो 49वां का जो है ए नंबर ये सही है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां नंबर है अगला। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर। तो किस पर जो है ज़्यादा अध्ययन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी और वानरों पर। अगला प्रश्न है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ए, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बी, बच्चे का उच्चारण, या सी, व्याकरण का ज्ञान, या डी, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, ये इसका राइट आंसर है। अगला है, इसको ध्यान से पढ़ना साथियों। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। या जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको कौन सा इसमें सही लग रहा है? तो ए सही है। ठीक है साथियों, इसमें जो है जो वक्ता है, जो बताने वाला है और जो सुनने वाला है, वो दोनों सहज होना चाहिए, तभी जो है सामने वाला सीख पाएगा या बच्चे सीख पाएंगे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, या लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? ठीक है, डी नंबर होगा। ये यहाँ से पता चल रहा है
लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना, ये पढ़ने में बाधा नहीं है। अगला है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है ए मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। अगला है, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, भाषा के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बिली बैली सिद्धांत या डीली डैली सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंग डोंग सिद्धांत। ठीक है साथियों, ये जो है डिंग डोंग सिद्धांत जो है भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। अगला है, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। यह पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है या पूर्णतः सत्य है। तो इसमें हमको देखना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो ये क्या है, पूर्णतः सत्य है। आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो, इसके बाद आप इसका अच्छे से जवाब देखना, क्योंकि दोस्तों पहली बार देखेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा, अगर बार बार देखेंगे तो हमको ये चीज़ क्लियर होने लग जाएगा, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगला है, इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क है। ध्वनि का फ़र्क है या सुरों का फ़र्क है? इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया जा गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये सी वाला नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन या बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन? तो इसका राइट आंसर है पेपर पेंसिल आकलन, यह तरीका नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या बोला गया है, यह तरीका नहीं है, तो ये डी पेपर पेंसिल आकलन तरीका सही नहीं है। अगला क्या है, पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई या शब्दों को सही सही पहचानना? पढ़ना क्या है? तो पढ़ना मतलब पढ़कर अर्थ समझना, यही क्या है, पढ़ना। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।